हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसे आगे, इसमें जहाँ से हमने छोड़ा था इसे। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें बृहद संचलन के अंतर्गत हमें बृहद संचलन पढ़ना है, ठीक है ना। इसे हमें पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने अपक्षय पढ़ा, अपक्षय का महत्व पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? बृहद संचलन, ठीक है ना। तो बृहद संचलन में देखिए, बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिमानी को ले जाते हैं। देखिए, लेखक का यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर बहुत अधिक क्या है कि इस तरह से मलबा जमा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है ना। मान लीजिए पहाड़ी के ऊपर जमा हुआ है ये मलबा इस तरह से, या किसी, और यहाँ पर क्या है कि ढाल जो है तीव्र है, ठीक है ना। तो कभी बारिश की वजह से, तो कभी, ठीक है ना, किसी भी कारणवश अगर यहाँ पर इसकी जो पकड़ है वो ढीली हो गई और ये मलबा क्या है कि सीधे ऐसे सरकते हुए नीचे आ जाता है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से। गुरुत्वाकर्षण सभी को पता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी को पता है, लगभग नहीं पता होगा तो कहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि अपनी तरफ आकर्षित करता है, इतना हमको पता है ना। तो पृथ्वी क्या करती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है सभी चीज़ों पर, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण क्या है कि ये जो धरातल है ये क्या होता है कि जब यहाँ से इसकी पकड़ ढीली होती है तो ये सीधे इस तरह से सरकते हुए नीचे की ओर आता है। इसे बृहद संचलन कहते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, बहुत सारे जो मलबा यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पर जमा हुआ है वो क्या करता है कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, सरकता है, ठीक है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया को बृहद संचलन कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो विसर्पण है, ठीक है ना, बहाव है, स्खलन है, पतन है, ये सब शामिल है किसके अंतर्गत? तो संचलन में, ठीक है ना, बृहद संचलन में आ जाता है ये सभी। ये सिर्फ नाम है, ठीक है ना, ये भूगोल की भाषा में ये नाम दिए गए हैं इस तरह से, ठीक है ना। विसर्पण हो गया, बहाव हो गया, स्खलन हो गया। तो विसर्पण का मतलब है कि मान लो मलबा सीधे रूप से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से मान लो मलबा इस नीचे की ओर सरक रहा है तो इसे विसर्पण कह दिया गया। बहाव मतलब धीरे धीरे, मतलब खिसकते हुए मलबा धीमी गति से चल रहा है, मतलब वो बह रहा है। तो ये सब ज्योग्राफी के ना क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी की भाषाएं हैं सब, जो हमारी लोकल भाषा में बात हम लोग करते हैं ना उससे थोड़ा सा अलग है भूगोल की भाषा। इसलिए ये वर्ड देखने में कठिन लगते हैं, जबकि ये वर्ड अगर हम इसे इनका अर्थ जान लें, इनका मतलब जान लें तो एकदम सरल, सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो व्यवहार में सारी चीज़ें जोड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपेक्षित अपक्षयित ढालों पर अनपेक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग, बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। अभी आप लोगों को इसके ऊपर जस्ट बताया गया है, फिर से बता देते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए पहाड़ी है और इसके ऊपर ये इस तरह से मलबा जमा हुआ है, तो किसी कारणवश जब इसका क्या होता है कि ये इसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो ये नीचे खिसकने लगता है, पर इसमें कोई भी कारक काम नहीं करता। ना तो इसको जल अपने साथ बहा कर ला रहा है, ना तो इसमें हिमानी अपने साथ बहा कर ला रही है, और ना ही इसमें मतलब लहरें, कोई भी जो हमारे कारक है ना, बाह कारक, वो कोई भी कारक इसमें काम नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल वो भी पृथ्वी का, जो इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना।
तो वही कह रहे हैं कि ये अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। ये संचलन होता है, ये अपने आप नीचे आता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी कारक जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इसके साथ जल और हिमानी ये सब इसके साथ नीचे बहकर आ सकते हैं, लेकिन इसको बहाकर कोई नहीं लाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले स्तर वाला शैल, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृग, तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूलसाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं, ठीक है। जहाँ पर चीज ये एकदम से नॉर्मल बात है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ शब्दों का खेल है यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए केवल जो खड़े, ठीक है ना, जो ढाल है जहाँ पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं लेखक, हम लोग देखते हैं। तो एक स्थान से दूसरे देखना, हाँ, ढाल पर पदार्थ वाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, एवं तभी असफल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पदार्थों का बल अधिक है ढाल से, ठीक है ना, तब क्या होते हैं, ढाल असफल हो जाते हैं और ये जो मलबा है वो नीचे तक पहुंचने में सफल हो जाता है, ठीक है ना। और इसके पहले अगर ये ढाल, ये मतलब कि इसमें उतना अधिक नहीं है मलबा, तो ये ढाल के सहारे ही रुक सकता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद फिर ये है कि असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले स्तर वाली सैलें, भ्रंश, तीव्र गति से झुके हुए संस्तर, ये सब क्या करते हैं कि यहाँ जो मलबा टिका है इसको नीचे लाने में सहायता करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल ही इस बात को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ढाल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर मलबा जमा हुआ है, तो ये किस तरह से अपने मतलब अगर खड़ा ढाल होगा तो सबको पता है जल्दी नीचे गिरेगा, ठीक है ना। कमज़ोर भूभाग है तो इस सब से क्या होगा कि बृहद संचलन बहुत तीव्र गति से होगा, ठीक है ना। बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधन, देखिए बृहद संचलन जब सक्रिय होते हैं उसके कारक के बारे में बताया है लेखक ने कि कई कारक हैं, जैसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधन के ऊपर पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक एवं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए टिका हुआ है, या मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है ना, मान लेते हैं किस तरह भूस्खलन होता है। तो मानते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे मलबा टिका हुआ है, यहाँ पे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और इनके सहारे क्या है, ये मलबा टिका हुआ है और ये यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे ढाल शुरू हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि प्राकृतिक कारण से ये पेड़ हट जाए, ठीक है ना। ये एक पेड़ तो नहीं रोके रहेगा, मान लो कई सारे पेड़ हैं, मान लीजिए किसी प्राकृतिक घटना हो गई कोई और ये पेड़ हट गए, या फिर मनुष्य ने अपने किसी आवश्यकता हेतु इन पेड़ों को काट लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पर इनके लिए जो आधार प्रस्तुत कर रहे थे, ये आधार इनका नष्ट हो जाएगा और ये फिर क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से फिर शुरू हो जाएगा क्या, संचलन, ठीक है ना। इस तरह से संचलन भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर और आगे देखते हैं। ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, ठीक है ना। पदार्थों की प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, ठीक है। ढाल प्रवणता एवं ऊंचाई, मान लीजिए ढाल अधिक है, ढाल बढ़ती गई, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर अपर्दन होता गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक था, फिर उसके बाद यहाँ पर अपर्दन हो गया, तब फिर वही सिचुएशन बन जाएगी। फिर यहाँ से, ठीक है ना, तो जैसे ही ढाल यहाँ तक, मान लीजिए अपर्दन यहाँ तक पहुँचता है, तो फिर इसके लिए ये फिर यहाँ से फिर संचलन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन बनती है, ठीक है ना। फिर अत्यधिक वर्षा होगी, जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई और कहीं पर अधिक, मान लीजिए कि मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिक वर्षा हो गई तो ये फिर गीले होके नीचे खिसकना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। अतिभार, ठीक है, और फिर मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन होना, अत्यधिक
प्राकृतिक रिसाव होना, झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी के तटों के नीचे मंद गति से बहना, ठीक है। और वनस्पति का अंधाधुंध विनाश होना संचलन के तीव्र 3 रूप होते हैं। तो इतने सारे कारण हैं इसके, किसके, संचलन करवाने के, ठीक है ना। जो संचलन होता है ना, उसके इतने सारे कारण लेखक ने दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अनुप्रस्थ विस्थापन। अनुप्रस्थ विस्थापन हो गया, ठीक है ना, प्रवाह एवं स्खलन हो गया। तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। इसके विस्थापन के ये 3 प्रकार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग भूस्खलन, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, संचलन, है ना, हाँ, बृहद संचलन देखा था हमने। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, भूस्खलन, ठीक है ना। तो बृहद संचलन का हमें मतलब पता चल गया कि ये धीरे धीरे ऐसे ढाल के सहारे क्या होता है, ये अचानक से होने वाली क्रिया नहीं है, बहुत अचानक नहीं होती है। ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये मिट्टी इस तरह से इसके ढाल के सहारे धीरे धीरे खिसकती रहती है, ठीक है ना, और नीचे तक आती है, इसे बृहद संचलन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन में हम लोग देखते हैं लैंडस्लाइड, ये खतरनाक होता है, ठीक है, थोड़ा सा। और भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अगम्य अवगम्य संचलन है। इसके स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहद का आकार एवं आकृति, शैलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं, ठीक है ना। जो भूस्खलन होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा शुष्क होते हैं ये पदार्थ अपेक्षाकृत, और ये तीव्र से होने वाली घटना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये तीव्र होती है। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्य आवर्तन के साथ साथ शैल मलबा एक या कई इकाइयों में फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्य आवर्तन के बिना मलबा के तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा प्रायः स्वतंत्र पतन होती है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं, ठीक है। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंस होता है। चित्र 5.3 में तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोच दर्शाता है। तीव्र नदी संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन का एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है, ठीक है। तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। कंपटीशन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ही अधिक है, ठीक है, ये अधिक इम्पोर्टेंट है, सॉरी, चलिए ठीक है ना। जो शैल स्खलन जिस पदार्थ की गहराई प्रभावित होते हैं उसे अलग करता है, ये ठीक है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचलन में आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भूस्खलन का, जिसे हम अक्सर सुनते रहते हैं। भूस्खलन का मतलब सीधा सा यही निकलता है कि किसी भी क्षेत्र में अचानक से भूमि का नीचे की ओर सरकना, वो भी तीव्र गति में, ठीक है, वो भूस्खलन कहलाता है, ठीक है। बृहद संचलन और भूस्खलन में अंतर केवल इतना है कि बृहद संचलन में की प्रक्रिया धीमी होती है और भूस्खलन की प्रक्रिया तेज होती है, ठीक है। हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण है। पहला हिमालय विवर्तिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार शैलों एवं असंगठित अर्ध संगठित तथा पदार्थों से बना हुआ है। इसका ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरला की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट के किनारे पश्चिमी घाट की अपेक्षा विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी है, ठीक है ना, तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है। परंतु अब भी इन्हीं पहाड़ियों में मलबा अवधाव व भूस्खलन होते रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला कि हिमालय और नीलगिरी, ठीक है, यहाँ पर भूस्खलन होते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि
पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी ढाल में खड़े भृग एवं कगार के साथ तीव्रतर है। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वह लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों पर भूस्खलन एवं मलबा अवदाब के साथ प्रायः सीधे शैल पतन होता है। ठीक है, तो दो क्षेत्रों में हमें जानने को मिला कि नीलगिरी में पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी के खड़े ढाल भाग में होता है और हिमालय पर्वत में। अब चलिए देखते हैं हम लोग अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबों के अववाप्ति एवं उसके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडकार शैल जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो अपर्दन की भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उसको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देते हैं। अपर्दन उच्चावच का निम्नीकरण होता है, ठीक है ना, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। देखिए अपर्दन का मतलब क्या होता है, हम अब सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान यहाँ पर टूटती फूटती है अपने स्थान पर, तो उसे हम अपक्षय कह देते हैं। लेकिन यही इसी चट्टान को जब क्या करते हैं कि बहता हुआ जल यानी नदी, ठीक है ना, पवन यानी कि हवा जो उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, और फिर हिमानी जो अपने साथ मतलब कि कंकड़ पत्थर को क्या करती है कि अपने साथ जमा कर या घसीटते हुए ले जाती है, तो हिमानी हो गई, ठीक है ना। और धाराएं जो कि ऐसे आके अपने किनारों पर काटती हैं और फिर वापस जाती हैं, तो इसको अपने साथ समुद्र में ले जाती हैं बहा बहा कर किनारों पर काटते छाटते हुए, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, ये सारी क्रियाएं क्या है, अपने साथ बहा कर ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है कि अपर्दन कहलाती है, जो आगे के अध्याय में भी और भी विस्तृत तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो ये अपर्दन कहलाता है। तो अपर्दन क्या है कि अपने साथ बहा कर ले जाना, उसे अपर्दन कहते हैं। चाहे वह जैसे मान लीजिए हवा है, पवन है, तो चाहे वह अपने साथ उड़ाकर छोटे कंकड़ों को उड़ाकर ले जाए, या फिर वो अपने साथ ऐसे लुढ़कते हुए ले जाए, लुढ़का कर ले जाए, या फिर जैसे हिमानी है तो या तो अपने साथ वो इस तरह से बीच में जमा कर ले जाए, या फिर वो मतलब उसके साथ साथ चलती चले ऐसे नीचे, मतलब हिमानी के साथ साथ चलते चले कंकड़। तो इस तरह से अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर जा रहे हैं जो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो ये अपर्दन कहलाता है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो अपर्दन समझ में आ गया आप लोगों को। अपर्दन का सीधा सा मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस हम लोग जानेंगे कि अपने साथ बहाकर ले जाना अपर्दन कहलाता है, ठीक है। चाहे वह नदी बहा के ले जाए, चाहे वह पवन बहा कर ले जाए, चाहे वह हिमानी बहा के ले जाए, चाहे वह सागर की धाराएं बहा कर ले जाए, कोई भी अपने साथ बहाकर जब ले जाती हैं तो उसे हम कहते हैं अपर्दन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। सभी को पता है, जो अपने साथ काट छाट कर बहा कर ले जाएंगे तो जो हमारी भू आकृतियां हैं उनका वो तो नष्ट होंगी ही, स्वाभाविक सी बात है। आगे फिर देखते हैं अपर्दन, अच्छा ये हो गया। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, ठीक है ना। अपक्षय जो क्या करता है वो अपर्दन की सहायता करता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है, ठीक है ना। अगर जरूरी नहीं है कि अपक्षय नहीं है तो अपर्दन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहद संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तक चले जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। देखिए इसमें कहने का मतलब ये इन्होंने बताया है लेखक ने कि बृहद संचलन एवं अपर्दन दोनों में हालांकि पदार्थ नीचे ही खिसकते हैं, मतलब कहीं भी बहा कर ले जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बृहद संचलन में सिर्फ कौन काम करता है, तो इसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, धरातल वाला। और यहाँ पर जो है तो ये इसमें कारक काम करते हैं जो हमारे बाह्य कारक हैं, ठीक है ना, बहता हुआ जल, हिमानी, ये सारे काम करते हैं। तो ये अंतर है अपर्दन और बृहद
संचलन में। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल पर होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि चित्र संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। 5.1 कहाँ गया? चित्र 5.3 है। अच्छा, हमने देख लिया था पहले भी। 5.3 जो चित्र दिखाया गया इसमें भूस्खलन को शायद दिखाया गया है, किसको? भूस्खलन, लेकिन इसमें ये पिक्चर क्लियर नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा खरोच समझ में आता है, बाकी इसमें कुछ समझ में नहीं आता है सही ढंग से। ठीक है ना, भूस्खलन दिखाया गया है इसमें, ये भूस्खलन दिखाया गया है, लेकिन इसमें बस ये समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से ऐसे मलबा बह रहा है। बाकी ये जो इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इस तरह से मलबा क्या होता है, बहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें अपर्दन द्वारा उच्चावित, अच्छा ये हो गया, ये अपर्दन वाला जो हमने देखा था उसमें ये वाले चित्र की बात हो रही है। इसमें प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल पर पदार्थों के अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहर, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ये जो है कौन सा? परिवहन, वायु, प्रवाहशील जल और हिमानी, इनको कहते हैं कि ये तापमान के अनुसार क्या होता है, जलवायु कारक, मतलब कि जलवायवी कारक, मतलब जलवायु के जो कारक हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा ये नियंत्रित है। ठीक है ना, तो सब हमें पता है कि जैसे ये वायु है तो गर्म क्षेत्रों में चलेगी, प्रवाहशील जल है, ठीक है ना, और ये हिमानी है तो क्या होगी? हिमानी उन क्षेत्रों पर रहेगी जहाँ पर बर्फ जमी हो, यानी ठंडे क्षेत्रों में, और जल वहाँ मिलेगा जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती हो। ठीक है, तो ये क्या है कि इनको कह रहे हैं कि नियंत्रित कारकों की तुलना, तो तुलना यही है कि वायु वहीं पर प्रभावित होगी जहाँ पर जल की मात्रा, मतलब बारिश कम होती हो, मरुस्थली वाला क्षेत्र हो, और प्रवाहित जल वहीं पर होगा जहाँ पर पर्याप्त वर्षा प्राप्त हो। हिमानी वहीं पर होगी जहाँ पर, ठीक है, ठंडा क्षेत्र हो। अपर्दन के 2 अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ठीक है ना, अपर्दन के जो 3 कारक हमने ऊपर देखे, वायु, हिमानी और बहता हुआ जल, तो वो जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि लहर, धारा और भूमिगत जल वायु द्वारा नियंत्रित नहीं होते। लहरें थल एवं स्थल मंडल, जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेशों में कार्य करती हैं। जैसे ये मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र के किनारे क्षेत्रों में क्या करती हैं, ये अपना काम करती हैं, क्योंकि यहीं पर आकर टकराती हैं, वापस लौटती हैं, टकराती हैं, वापस लौटती, तो यहीं पर ये इनका कार्य यहीं तक सीमित रहता है। ठीक है, तो फिर इसके, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी क्षेत्र की आश्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होते। यदि शैल्य, पारगम, घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो केवल काष्ठ चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। अगले अध्याय में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बस इतना जान लेते हैं कि जो भूमिगत जल है वो क्या करता है, जो घुलनशील चट्टानें है जैसे चूना पत्थर हो गई, तो इन चट्टानों को घोलता है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। ठीक है, देखते हैं। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों में वेग कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोच्चन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अगला देखेंगे, अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय पे भू आकृति एवं उनके उद्भव के विस्तृत रूप में किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एक एक सारे कारक के बारे में, कैसे अपर्दन करते हैं, फिर कैसे निक्षेपण करते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि
जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ठीक है ना। मृदा निर्माण, आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं, आपके कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं। तो देखिए, हम ये सारी प्रक्रियाएं होते हुए देखते हैं, सारी प्रोसेस, और मिट्टी जब हमारे कपड़ों में लग जाती है तो ये सिचुएशन की बात होती है, ठीक है ना, कि कब लगी मिट्टी। तो सब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर, मान लीजिए खेलते समय लग गई तो हमें अच्छा लगेगा, और फिर बाद में अगर लगी तो मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो यही जवाब देते हैं कि जब खेलते हुए लग जाती है तो अच्छा लगता है, फिर जब हमें किसी काम के लिए जाना होता है, बाहर जाना होता है, या फिर हमें स्कूल आना होता है तो फिर हमें नहीं अच्छा लगता अगर मिट्टी लगती। तो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने यही जवाब दिया था इसको पढ़ाते समय, ठीक है। तो मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत रूप से रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है, यह वृद्धि के माध्यम भी है, परिवर्तनशील विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं, वैकल्पिक रूप से ठंडी, गर्म एवं शुष्क, आर्द्र हो सकती है। मिट्टी देखिए जलवायु के हिसाब से रहती है, अगर कहीं पर अधिक बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी दलदली हो जाती है, कहीं पर जहाँ कम बारिश होती है वहाँ रेत में बदल जाती है, मतलब सूखी मृदा हो जाती है। तो मिट्टी क्या है कि जलवायु पर पूरी तरह से निर्भर है, ठीक है। और ये अपक्षय अपकर्ष का परिणाम, मतलब अपक्षय के कारण ही मृदा का निर्माण हुआ है, चट्टानों को अपने साथ टूटना फूटना, ठीक है। ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है, जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है, इसमें पत्तियां गिरती हैं, घासें सूख जाती हैं और जैव पदार्थ बढ़ते हैं। इस तरह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है। चट्टानें अपनी जगह पर टूटती फूटती हैं, उसमें जैविक क्रिया हो जाती हैं, पत्तियां गिरती हैं, घासें सूख जाती हैं, इसमें क्या होता है, जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या है, ठीक है ना। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। अपक्षयी प्रवाह की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवाह लाए गए पदार्थों के निक्षेप, बैक्टीरिया, अन्य निष्क्रिय पदार्थ जैसे काई, लाइकेन उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष, ह्यूमस के एकत्रीकरण में, ये मिट्टी के निर्माण की सारी प्रक्रिया बताई गई है कि चट्टानें अपने ही स्थान पर क्या होती हैं, टूटती फूटती हैं, फिर इस पे किस प्रकार की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, किस तरह से इसमें कई सारे चीज़ें मिलती हैं। इसमें कुछ जीव जंतु भी अपना निवास करते हैं जो इन चट्टानों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और अपने साथ अपघटित करके फिर इसे मृदा का रूप देते हैं, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं, मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक है होते हैं। प्रारंभ में गौड़ घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है, बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। मतलब जो पक्षी क्या करते हैं, वायु और पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज पहुंचाते हैं, उससे क्या होती है, ठीक है ना, यहाँ पर बीज भी उगाते हैं, धीरे धीरे झाड़ियाँ होने लगती हैं इस तरह मृदा में, ठीक है ना। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं, बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों के पुंज छिद्रमय स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु की प्रवेश की, कहने का मतलब है कि जो मृदा बन तो गई, फिर मृदा में जब छोटे छोटे छिद्र करते हैं ये जो जीव होते हैं, जैसे केचुआ हो गए, ठीक है ना, जो भी बिल बनाकर रहने वाले जीव हैं, केचुआ, चूहे, ये सब क्या करते हैं कि इसको स्पंज की आकृति देते हैं। स्पंज की आकृति का मतलब है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं और इनसे क्या होता है, वायु और जल अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं फिर हम लोग, खनिज एवं ऊर्जा उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है इस तरह, ठीक है। पेडोलॉजी, इसको याद रखना है कि ये पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है एवं पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मतलब पेडोलॉजी अगर कहा जाए, शब्द कहीं पर आता है कि पेडोलॉजी, तो हमें समझना है कि मिट्टी से संबंधित विज्ञान है, और पेडोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, तो मृदा वैज्ञानिक को कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित है। ये है मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय, वस्तु। मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्य रहते हैं, एक दूसरे के साथ कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन अवलेखित है, ठीक है ना। मतलब किस तरह से बनते हैं कारक, मतलब कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो मूल पदार्थ यानी सैलें, फिर स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय, ठीक है ना। 5 चीजें इसमें क्या होती हैं कि सम्मिलित होती हैं, किसमें, मृदा के निर्माण में। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है जलवायु। तो जलवायु मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है।
कौन सा प्रवणता, वर्षा एवं बाष्पीकरण की बारंबारता, अधिक अवधि तथा आर्द्रता, तापमान में मौसम एवं दैनिक भिन्नता। ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कहीं पर वर्षा अधिक है तो दलदली मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, कहीं पर बारिश कम हो रही है तो सूखी रेगिस्तानी मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मूल पदार्थ या सेल। मृदा निर्माण में मूल सेल का एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, संरचना, कणों के मलबा, कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के हुए रासायनिक एवं संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं दर, आवरण की गहराई, मोटाई, विषारणीय तत्व हैं। समान आधार शैलों पर अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत बृहद, नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल शैलों के प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है। चूना क्षेत्रों में जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट विचित्र होती हैं, मिट्टियाँ मूल शैलों से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, उससे मृदा किस तरह से प्रभावित होती है। स्थलाकृति उच्चावच में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन तथा अनावृत्ति से सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातली एवं उप सतहों और प्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थों के संदर्भ में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में मोटी होती है, जहाँ निम्न ढाला प्रदन मंद तथा परिश्रवण रहता है। मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की स्थलाकृति होती है, ठीक है ना, वहां पर उस प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है कि सपाट क्षेत्रों में मोटी गहरी होती है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल ही सोचने की बात है कि ढालों पर क्या होगी कि मृदा उतनी गहरी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर बार बार क्या होगा कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण संचलन होगा या फिर कटाव होगा, तो वहाँ पर मिट्टी मोटी नहीं होगी। जहाँ पर सपाट क्षेत्र होंगे, मतलब मैदानी क्षेत्र होंगे, तो वहाँ पर मिट्टी मोटी होगी ही। ठीक है ना। जैव पदार्थों के एकत्रीकरण के साथ मिट्टी का रंग गहरा काला हो सकता है। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे जैविक क्रियाएं देख लेते हैं। इसमें वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों का प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण क्षमता की नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैव अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों के अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु ह्यूमस एकत्रित हो जाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट संस्तर विस्तृत हो जाते हैं। यहाँ पर जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। जैविक क्रियाओं को यहाँ पर पढ़ना है हमें किस तरह से। चलिए हम लोग इसको कल देखते हैं, जैविक क्रियाओं से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, पढ़ते रहिए। कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे पढ़कर निकल गए हैं वो एनसीईआरटी को पढ़ें। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है तो सभी लोग एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी में थोड़ी सी मदद मिलेगी। चलिए ठीक है, टेक केयर, देखने के लिए धन्यवाद।